कभी आपने हिमालयाज को गौर से देखा है, या फिर वेस्टर्न घाट्स की स्टीप क्लिफ्स को, या किसी ग्लेशियर को स्लोली साइलेंटली मूव करते हुए? दोस्तों, अगर आपने इन सभी फिजिकल फीचर्स को देखा है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? हम जमीन पर चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन यह जमीन एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म नहीं है। यह रोज बदल रही है, बहुत स्लोली, साइलेंटली, बट श्योरली। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। लेकिन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। और वो मौका ये है कि आप इस लिंक पर जाएं, ये लिंक आपको मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देयर इज दिस बैच नोन एज दी ऑफिसर्स बैच। देखिए, ऑफिसर्स बैच एक फाउंडेशन बैच है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, एक वन स्टॉप कंप्लीट सोल्यूशन है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही फाउंडेशन बैच की, यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कवर टू कवर हो जाएगा, यानी कि वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस में लिखा है वो कवर हो जाएगा। और आपको मेंटरशिप मिलेगी सिविल सर्वेंट से, डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशंस होंगे, एकेडमिक्स एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी यूपीएससी के मींस लिख चुके हैं। दे हैव गुड एक्सपीरियंस। देखिए, यूपीएससी की जर्नी में गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। आपके पास लिमिटेड 6 या फिर 9 अटेम्प्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैटेगरी। आप जितने अटेम्प्ट खराब करते जाते हैं, उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं कि आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करेंगे। और यहां पर आपको मौका मिल रहा है कि आप इस फाउंडेशन बैच में 40% तक की स्कॉलरशिप ले सके। तो जाइए और प्लीज जाकर इस फॉर्म को भरिए, अपना बस नाम नंबर डालिए, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर दैट। तो हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। आइए उसके ऊपर वापस से मूव ऑन करते हैं। देखिए, हमारी अर्थ की सरफेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और इस चेंज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझने पड़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहली चीज, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते क्या हैं? देखिए, ये वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस को शेप करती हैं, बिगाड़ती हैं, और फिर से नया बना देती हैं। देखिए, जब आप जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी मैं आपको देता हूं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के सरफेस पर स्ट्रेस डालते हैं, रॉक्स को तोड़ते हैं, घिसते हैं, उठाते हैं, और नए लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। इन्हें ब्रॉडली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। ये हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस, जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं। एंडो मींस इन, दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने अर्थक्वेक्स की बात करी, वॉल्केनोस की बात करी, फाइन, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करी लास्ट लेक्चर में। ये सभी के सभी एंडोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट है। फिर होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जिनके बारे में हम अब नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में बात करेंगे। ये अर्थ के बाहर की एनर्जी सोर्सेस से एनर्जी लेते हैं, जैसे कि सन, और उसके बाद ये अर्थ के सरफेस को, जी हां दोस्तों, डेन्यूड डाउन करते हैं, उसको कम करते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग, जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो एलिवेशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स का बनना, और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस एलिवेशन को कम करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जनरली स्पीकिंग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस रिलीफ को बिल्ड करती हैं, जमीन को ऊपर उठाती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस उस रिलीफ को डेन्यूड करती हैं, ताकि यू नो जो आपकी फोर्सेस हैं, ये दोनों एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, किसी भी लैंडफॉर्म को जब आप देखते हैं तो वो लैंडफॉर्म इन दोनों फोर्सेस का फंक्शन होता है। अगर आप यहां पर अरावलीज को कंपेयर करें हिमालय से, तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अरावलीज एक टाइम पर हिमालय से भी ऊंचे थे, बिकॉज अरावलीज के नीचे एंडोजेनिक फोर्सेस प्रबल थी, बहुत स्ट्रांग थी। और धीरे धीरे ये फोर्सेस खत्म हो गई, और सिर्फ अब आज अरावलीज पर एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रही हैं, और धीरे धीरे वो डाइन्यूट हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, लेवल होते हुए जा रहे हैं। लेकिन वहीं हिमालयाज के नीचे अभी भी एंडोजेनिक फोर्सेस काफी बहुत पावरफुल है, और हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहे हैं।
माउंट एवरेस्ट की बात कर लें तो हर साल 1 to 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ जाती है। रिसेंटली 2020 में चाइना और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की हाइट को वापस से रिकैलिब्रेट किया है, वापस से रिवाइज किया है। वहां पर भी एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस आर मोर पावरफुल। इसलिए ज्योग्राफी में कहा जाता है अर्थ इज अ बैटल ग्राउंड बिटवीन बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग फोर्सेस, दैट इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक से एग्जांपल से, व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के इंटरनल एनर्जी से ऑपरेट करती हैं। इस एनर्जी से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, और वोल्केनोज जो आपको फटते हुए दिखते हैं वो भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही दिखते हैं। इस इंटरनल एनर्जी के मेन सोर्सेस कुछ हैं। सबसे पहले अर्थ के अंदर की रेडियो एक्टिविटी जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, अर्थ के रोटेशन से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और अर्थ के ओरिजिन के टाइम बची हुई रेजिड्यूअल हीट जिसे कहते हैं प्राइमॉर्डियल हीट एज वेल। तो एंडोजेनिक जो प्रोसेसेस हैं उनको दो मेजर पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। स्लो मूवमेंट जिनको आप डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं, एंड सडन मूवमेंट जिनको आप वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है, ये अर्थ के क्रस्ट को उठाना, मोड़ना और तोड़ना करती है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोसेसेस हैं, दो हैं। सबसे पहले है दोस्तों वर्टिकल प्रोसेसेस जिसको आप एपिरोजेनी बोलते हैं, और उसके बाद दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस हैं जिनको आप ओरोजेनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं। तो बात करते हैं ओरोजेनी की। ओरो यानी कि माउंटेन, जेनी यानी कि कैसे वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ओरोजेनी इज नथिंग बट माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, और ये आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बनते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो माउंटेन्स ऊपर की तरफ उठते हैं। अरे वेयर इज द पीपीटी, लिटरली सॉरी। या वहीं जब आप बात करते हैं एपिरोजेनी की तो ये कॉन्टिनेंट लेवल ब्रॉड अपलिफ्ट की बात करता है, या फिर डाउन वार्पिंग की बात करता है, जैसे कि आप पेनिनसुलर इंडिया के अपलिफ्ट की बात करें। ये खास रूप से अप एंड डाउन फोर्सेस से बनते हैं। अब देखो इसी कैटेगरी में प्लेट टेक्टोनिक्स भी आती है, अगर आपको पता हो, फॉल्टिंग भी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सडन मूवमेंट्स की, जो कि जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्केनिज्म की। देखिए वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म इज व्हेन जब लाव जो मैग्मा है हमारी अर्थ के अंदर, जो मोल्टन रॉक्स हैं, जब वो सरफेस पे आती हैं, इसी प्रोसेस को आप वोल्केनिज्म कहते हैं। कभी कभी ये सरफेस पर आकर फैल जाती हैं, कभी कभी ये अंदर ही रहते हैं। फाइन। तो वोल्केनिज्म की वजह से आपको लावा प्लेन्स देखने को मिलते हैं, वोल्केनिक कोन्स देखने को मिलते हैं, सिल्स, डाइक्स, लैपोलिथ्स, लैकोलिथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फाइन। उसके बाद अर्थक्वेक्स की बात करें तो अर्थक्वेक्स भी एंडोजेनिक प्रोसेसेस का ही पार्ट हैं, और जब अर्थ के अंदर रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं एंड दे आर अनेबल टू बियर द फोर्सेस ऑफ ईच अदर, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो फेल हो जाती है, तो एनर्जी रिलीज होती है विद इन द अर्थ, जिससे कि हमारी अर्थ शेक होती है, एंड दिस इज शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक्स। इसके बारे में भी हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस को आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्सोजेनिक प्रोसेसेस अपनी एनर्जी कहां से लेती हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सन, और दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रेडियंट यानी कि स्लोप एंड प्रेशर डिफरेंसेस एक्सेट्रा, जो कि सूरज की वजह से ही, सन की वजह से ही, जो उसकी इनडिफरेंट हीटिंग है उससे बनती है। तो इन प्रोसेसेस का काम होता है रिलीफ को वियर डाउन करना। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को हम चार मेजर पार्ट्स में समझ सकते हैं, और तीन मेजर पार्ट में समझ सकते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। वेदरिंग, इरोजन एंड माय डियर फ्रेंड्स मास मूवमेंट। ठीक है, यहां पर ये डिपोजिशन लिखा है, दैट इज पार्ट ऑफ इरोजन, बट देयर इज ऑल्सो मास मूवमेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेन्यूडेशन क्या होती है। देखिए डेन्यूडेशन यानी कि अर्थ के अपर सरफेस का ग्रेजुअल रिमूवल इज नोन एज डेन्यूडेशन, एंड ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस डेन्यूडेशन करते हैं। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग की। देखिए वेदरिंग एक इन सीटू प्रोसेस है, यानी कि इसमें रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, लेकिन रॉक्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। इसका मतलब रॉक्स अपनी जगह पर ही टूटती हैं, डिकम्पोज होती हैं, घुलती हैं, और उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता।
जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है वो इरोजन करता है, याद रखिएगा। वेदरिंग बेसिकली 3 मेजर टाइप्स की होती है। मैं आपको यहां पर कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा वेदरिंग की, आपको उससे और बेटर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, वेदरिंग के अंदर 3 मेजर टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप है, जी हां दोस्तों, दैट इज फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। तो आइए मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में एक बार हम देखते हैं। देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग, यहां रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सिर्फ साइज छोटा होता है। थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, दिन रात के टेम्परेचर चेंज से डेजर्ट्स में आपको इस तरह का थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और इस प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन से आपको ये एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है, यानी कि जो रॉक है उसकी अपर लेयर कुछ इस तरीके से हटने लगती है। मैं आपको यहां पर भी दिखा सकता हूं। तो जो अपर लेयर है वो दिन में गर्म होती है, एक्सपैंड होती है, लेकिन लोअर लेयर पर धूप नहीं लगती इस रॉक के नीचे वाले पार्ट में, तो वो इतनी एक्सपैंड नहीं होती। तो अपर लेयर अगर ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, नीचे वाली लेयर कम एक्सपैंड हो रही है, तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अपर लेयर इस तरीके से टूटनी शुरू हो जाती है। इसके बाद फ्रॉस्ट वेजिंग है एक और प्राइम एग्जाम्पल। यहां पर आप देख सकते हैं, इस पत्थर के बीच में यहां पर पानी इकट्ठा हो गया, रात को ये पानी जब जमेगा, एंड यू नो दैट जब वाटर जमता है तो वो एक आउटवर्ड फोर्स लगाता है, एंड इसकी वजह से ये रॉक स्लोली स्लोली इस तरीके से डीकंपोज हो जाएगी। रियलिटी में आपको लगेगा कि इस रॉक को किसी ने तलवार मार के काट दिया बीच से। इसके अलावा एक्सफोलिएशन, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन भी आप देख सकते हैं। यहां पर आप ये देखिए, अनलोडिंग का एग्जांपल है, यानी कि अगर कभी किसी रॉक के ऊपर बहुत भारी सामान रखा था और आप इस सामान को हटा दें, इन रॉक्स के ऊपर की सरफेस को हटा दें, तो यहां पर क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा अपर लेयर में, अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रेस होगा और जो अपर लेयर है वो ढीली हो जाएगी। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेदरिंग। नेक्स्ट बात करें अगर हम केमिकल वेदरिंग की, तो दोस्तों केमिकल वेदरिंग होती है केमिकल प्रोसेसेस से। यहां मिनरल्स का केमिकल चेंज होता है, ऑक्सीडेशन, जैसे लोहा रस्ट करता है वैसे ही रॉक्स भी रस्ट कर सकती हैं। कार्बोनेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और स्लोली स्लोली रॉक्स को डिसॉल्व कर देते हैं। हाइड्रेशन, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और वीक हो जाते हैं और टूट जाती हैं रॉक्स। रिडक्शन, एनएरोबिक कंडीशंस में आप देखेंगे कि रिडक्शन वाले जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं, एंड यहां पर जो रॉक्स हैं वो इस तरीके से वेदर आउट हो सकती हैं। और लास्ट में आती है दोस्तों बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि यस माय डियर फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, देखो आपने देखा होगा कि रॉक को तोड़कर पेड़ उग जाते हैं, आपने देखा होगा। ऑफ कोर्स मैं आपको फोटोज भी दिखा देता हूं, ये देखिए। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रॉक यहां पर डिसइंटीग्रेट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्री। अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, ये रॉक्स के ऊपर ऐसे एंजाइम्स छोड़ते हैं जिससे कि रॉक वीक हो जाए। ऐसे ही लाइचन्स हैं जो अपने एसिड से रॉक को घोल देते हैं। ह्यूमंस भी ब्लास्ट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं रॉक्स को खोदते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मास वेस्टिंग की एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग की। देखिए, वेदरिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि वो रॉक को डिसइंटीग्रेट करती है, सॉइल के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके साथ साथ अगर सही से वेदरिंग ना हो तो इरोजन भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मास मूवमेंट। देखिए, मास मूवमेंट क्या होती है देखते हैं। देखिए, वेदरिंग के बाद मटेरियल लूज हो जाते हैं, अब ग्रेविटी अपना काम शुरू करती है। मास वेस्टिंग का मतलब है जब रॉक्स या सॉइल बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के सिर्फ ग्रेविटी के अंडर स्लोप से नीचे मूव करती है। इसके दो टाइप होते हैं, एक स्लो और एक वेरी वेरी फास्ट। तो दो तरह की आपकी मास मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। मैं आपको यहां पर एक अच्छी सी पीपीटी दिखाता हूं और उसको आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि मास वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है। स्लो मूवमेंट में सॉइल क्रीप है एंड सॉलिफिकेशन है। देखिए, सॉइल क्रीप में एक माउंटेन के ऊपर जो सॉइल की लेयर है वो धीरे धीरे नीचे की ओर क्रीप होती है, मूव होती है, एंड इसकी वजह से ही आपको इस प्रकार से मुड़े हुए ट्रीज दिखाई पड़ते हैं और झुके हुए खंबे दिखाई पड़ते हैं। तो ये है प्रोसेस सॉइल क्रीप का। ये आपको ओल्ड हिल स्टेशंस में, इंडिया में, शिमला में, मसूरी में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक होता है सॉलिफिकेशन, यानी कि यहां पर सॉइल की एक पर्टिकुलर लेयर वाटर को एब्जॉर्ब करके हैवी हो जाती है और धीरे धीरे नीचे मूव करती है और किसी भी
स्लोप पर वेव्स की तरह आपको ये दिखाई पड़ती है। खास रूप से ठंडे एरियाज के अंदर होता है। सॉइल क्रीप कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो वेट एरियाज होते हैं वहां पर सॉइल क्रीप की जो जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम रैपिड मूवमेंट की। लेट्स टॉक अबाउट रैपिड मूवमेंट्स। देखिए रैपिड मूवमेंट में सबसे पहले लैंडस्लाइड है, जिसको रॉक स्लाइड भी आप कहते हैं। लैंडस्लाइड में क्या होता है, यू ऑल नो, आपने देखा है लैंडस्लाइड में पूरी जो पहाड़ के ऊपर सामान रखा होता है वो नीचे आ जाता है एकदम से। तो दिस इज अ फास्ट मूवमेंट, सडन मूवमेंट। ऐसे ही दोस्तों मड फ्लो होता है, यानी कि देखिए मड क्या होती है, मड यानी कि आप देख सकते हैं जब सॉइल और वाटर मिक्स होकर इस प्रकार की एक स्लरी बनाता है और ये जब नीचे की तरफ तेजी से फ्लो करती है तो उसको आप मड फ्लो कहते हैं। ऐसे ही एवेलांच होता है जहां पर स्नो नीचे की तरफ आती है। तो एक में पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, एक में मड नीचे आ रही है और एक में स्नो नीचे आ रही है। तो ये है आपकी, यस माय डियर फ्रेंड्स, मास मूवमेंट। इसको आप मास वेस्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। लास्ट है इरोजन। देखिए व्हाट इज इरोजन। अब जो वेदर्ड मटेरियल है वो स्लोप से नीचे आता है, लेकिन बहुत बार वो किसी एजेंट की वजह से नीचे आता है। एग्जाम्पल रनिंग वाटर, जब रिवर मूव करती है तो वो इरोजन करती है। ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो भी इरोजन करते हैं। विंड्स भी इरोजन करती हैं दोस्तों। विंड्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको ग्राउंड वाटर एंड वेव्स भी इरोजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इरोजन में कुछ प्रोसेसेस होते हैं। एब्रेजन यानी कि रगड़ना, प्लकिंग यानी कि एक सरफेस में अगर एक चट्टान घुसी हुई है उसको बाहर निकालना, एंड अंडर कटिंग, इनके बारे में हम आगे चलकर एजेंट्स ऑफ इरोजन में बात करेंगे। इससे ही बनती हैं वैलीज, बनते हैं कैनियंस, बनते हैं ड्यून्स, बनते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक्सेट्रा। अब डिपोजिशन क्या होता है, देखिए जब ट्रांसपोर्टेशन एजेंट स्लो हो जाते हैं तो मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, इसी को डिपोजिशन कहते हैं। सबसे पहले कोर्स मटेरियल डिपॉजिट होता है, भारी मटेरियल, और धीरे धीरे फाइनर मटेरियल आपको देखने को मिलता है। अगर आप हिमालय के जस्ट नीचे देखें तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, वहीं समुद्र के पास डेल्टा में देखें तो बड़ी फाइन सिल्ट आपको वहां पर देखने को मिलती है, बिकॉज आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसी प्रोसेस से बनते हैं प्लेन्स, डेल्टाज, फ्लड प्लेन्स, ड्यून्स एंड टेरेसेस। अब दोस्तों ये सभी की सभी प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। देखिए सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है, सॉइल के अंदर डायनामिक लिविंग सिस्टम होता है। विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। सॉइल फॉर्मेशन को कहते हैं पेडोजेनेसिस, और ये डिपेंड करता है पेरेंट मटेरियल पर कि वो कैसा है, टोपोग्राफी पर, स्लोप कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कितनी है, जो डिटरमाइन करता है कि भाई आपकी सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, टाइम पर, एक्सेट्रा। तो दोस्तों यहां पर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपको आज जो माउंटेन्स के बारे में बताया, कल वो प्लेन बन सकता है। आज जो डेजर्ट के बारे में बताया, कुछ दिन बाद वो एक फर्टाइल फील्ड हो सकती है, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का रिजल्ट है, जहां बनने और बिगड़ने वाली फोर्सेस कभी रुकती नहीं है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम लैंडफॉर्म्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए तैयार हैं, जो अगले पार्ट का बेस बनेगा। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स।